हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिया पीसीएस क्लासेस। फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा की जीएस पेपर की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे हम देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि एग्ज़ाम के हमारे लगभग 32 डेज़ बचे हुए हैं, जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसका एक एक मिनट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए हम आपको बता दें कि 3 चीज़ों को आप सबसे ज़्यादा फॉलो कीजिए, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसमें हम पहली चीज़ की यदि बात करें तो घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन आ रही है मार्केट में, ठीक है, घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन आ रही है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। उसके बाद करंट अफेयर आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और थर्ड नंबर पे यदि बात करें तो ये जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ये आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा। तो आप इस समय जो हमारे डेज बचे हुए हैं उसमें आप इन तीनों को ही अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। लगभग आप 50% क्वेश्चन इनसे आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपका प्रश्न अच्छा जाएगा। बाकी जो आपने जैसी भी तैयारी की है उस हिसाब से आपका एग्ज़ाम तो होना ही है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यहाँ पे हम देखने वाले हैं सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं यहाँ पे। मानव आहार में पालिश किए हुए जो चावल होते हैं उनके उपयोग से निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है इंसान को? तो ये बेरी रोग हो जाता है। कोई भी व्यक्ति जो लगातार पॉलिश किए हुए चावलों का सेवन करता है तो उसको बेरी रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विटामिन B6 जो होता है आपका धान के चोकर में ही पाया जाता है। विटामिन E आपका गेहूं अंकुर तेल में पाया जाता है। विटामिन K की यदि बात की जाए तो ये अल्फा में पाया जाता है। यदि विटामिन B2 की बात की जाए तो ये कार्ड यकृत तेल में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। ये पाया जाता है आपका दूध में, मटर, सेम, यीस्ट, मांस, अंडा, हरे पत्तीदार जो सब्जियां होती हैं उसमें पाया जाता है। इसलिए आपका यहाँ पे बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं यहाँ पे। नीचे 2 कथन दिए गए जिसमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। देखिए, अधिकांश जो विटामिन होते हैं मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर नंबर सी सही हो जाएगा, जिसमें जो कहा गया है कि अधिकांश विटामिन जो होते हैं वो मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। ये मनुष्य को खाद्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं। मानव अंग सूक्ष्म पोषकों का संश्लेषण नहीं करते हैं। अतः कथन सही है किंतु कारण गलत है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे भी सूची 1 को 2 से मिलाना है, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अपना आंसर आपका बी ठीक हो जाएगा, जिसमें केपलार जो है आपका वो एक संश्लेषित रेशा है। टैक्सटॉल की यदि बात की जाए, ठीक है, टैक्सॉल जो है आपका वो कैंसर रोधी दवा होती है। जिंक फास्फाइड जो होता है वो एक रोडेंटनाशी होता है। नाइट्रोसेलुलोज की यदि बात की जाए तो ये आपका विस्फोटक होता है, ठीक है। इस प्रकार आपका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूनों को हवा में यदि खुला रखा जाए, ठीक है, उसके खुला रख दिया जाता है तो उसके कुछ समय बाद वो गायब हो जाता है। जैसे कपूर हो गया, नेपथीन हो गया आपका, अथवा शुष्क बर्फ हो गई। तो इस परिघटना को क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये जो परिघटना होती है इसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पे देख लेते हैं। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नांकित घटना के अनुक्रम द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 7, एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? देखिए, एंजाइम जैव उत्प्रेरक हैं।
एंजाइम शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ वे उत्पादित होते हैं। तो ये आंसर एकदम सही हो जाएंगे दोनों। तो यहाँ पे आपका पहला और दूसरा दोनों एकदम सही हो जाएंगे। देखिए, माँ का दुग्ध जो होता है वो नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, क्योंकि इनमें निम्नलिखित का अभाव होता है। ठीक है, यदि बात की जाए तो आपका लौ जो होता है सबसे अल्प मात्रा में पाया जाता है। बाकी कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम आप ये सभी लिमिटेड मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। देखिए, आयोग के द्वारा यहाँ पे ए उत्तर माना गया है, जिसका तात्पर्य है इसमें लौह तत्व नहीं पाया जाता है। माँ के दुग्ध में लौह तत्व जो होता है बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है, इसलिए आयोग ने इसका उत्तर ए माना है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित पदार्थों को उनके पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के अनुसार क्रमानुसार जो है कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है बी, जिसमें जो ब्लैक गोल्ड है, सॉरी जो केवलार है, सबसे पहले इसका यूज किया गया था 1965 में। उसके बाद फुलेरिन का यूज किया गया था 1985 में। थर्ड नंबर पे आपका ग्रेफीन 2004 में यूज किया गया था, और जो फिर उसके बाद आपका ब्लैक गोल्ड आएगा 2009 में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। बिब्लियोमेट्री है, क्या है ये? तो बिब्लियोमेट्री जो है ये एक सूचना प्रबंधन का उपकरण है। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं एग्जाम में, और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ ना कुछ अलग आंसर करके आ जाते हैं। तो इनको याद करने की आवश्यकता है, इसलिए इसको पढ़िए ज़रूर आप लोग। ठीक है, सूचना प्रबंधन उपकरण का को ही बिब्लियोमेट्री कहते हैं। गहरी कार्बन वेधशाला DCO के संबंध में निम्न कथनों पर में से कौन सा यहाँ पे सही होगा? यह एक वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है। यह गहरी माइक्रोबियम पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2, यहाँ पे दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? ठीक है, तो नीला हरा शैवाल जो है ये नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। धुआं यानी स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड की, यानी कि आंसर नंबर होगा इसका डी। ठीक है, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड की वजह से धुआं जो होता है वो वायुमंडल में उपस्थित रहता है। ठीक है, श्याम बीवर क्या है? तो सिमट गया तारा है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 15। चंद्रयान 2 अंतरिक्षयान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा किस जियोसिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था? ठीक है, तो ये है यहाँ पे आपका GSLV Mk3M1 का यूज किया गया था। ठीक है, तो ये जो आपका चंद्रयान है ये 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के सार के द्वितीय लॉन्चिंग पैड से GSLV Mark 3 M1 रॉकेट द्वारा भारत के चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक संपन्न किया गया था। तो कहाँ से किया गया था? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? तो ये आपका तिलचट्टा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? तो दालों की, आंसर हो जाएगा ए। जब किसी साबुन के बुलबुले को अवशोषित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? तो जो बुलबुले होते हैं, ठीक है, तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो ये जो ऑक्सीटोसिन होता है ये एक हार्मोन है।
एस्पार्टेम जो है ये संश्लेषित मधुरक है। न्यूप्रिन विशिष्ट रबड़ है। रेयान क्या है? तो रेयान जो है आपका कृत्रिम फाइबर है, न कि रूपांतरित स्टार्च, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका डी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? ठीक है, तो कपास प्रोटीन नहीं है, बाकी सभी प्रोटीन है। खुर जो होता है जानवरों का वो प्रोटीन होता है। केस यानी जो हमारे बाल होते हैं उसमें भी प्रोटीन पाया जाता है। लूता रेशम या स्पाइडर सिल्क जो होता है उसमें भी प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ए, यानी कपास। कपास क्या है? सेलुलोज है ये। देखिए, थर्मल फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा संचालन और संवहन एवं विकिरण दोनों के द्वारा, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका सी। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की होती है? तो ये आपकी होती है अग्नाशय। आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? तो ये है आपका जिप्सम। जिप्सम में कैल्शियम विद्यमान रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, पदार्थ है और उसका उपयोग बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है वो फोटोग्राफी से संबंधित होता है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए होता है। लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार के लिए। दूधिया मैग्नीशिया जो होता है ये होता है प्रति अम्ल के लिए। ठीक है, सभी यहाँ पे सुमेलित हैं, पर जो आपका सिल्वर ब्रोमाइड है ये कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण की नहीं बल्कि फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। तुलसी के पौधे का औषधि महत्व निम्नांकित की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, तो जो तुलसी का पौधा होता है उसमें कौन सी औषधि महत्व उसका होता है, जिसमें क्या उपस्थित होता है? तो ये आपका फिनाल एवं फ्लेवोनाइड उपस्थित होता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट और सेकंड यानी कि दोनों आंसर सही हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, अलवणीकरण जो है ये आपका समुद्र जल से संबंधित है। प्रतिलोम पराशर पेयजल से संबंधित है। विकृतीकरण आपका प्रोटीन से संबंधित है। लेकिन जो पास्तुरीकरण होता है वो दूध से संबंधित होता है, न कि चाय से, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है? ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड जो होता है वो एक शाकनाशक होता है। गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है। ठीक है, तो तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है मीथेन। ठीक है, जो मीथेन होती है वो गैस जो होती है, मीथेन गैस, ये धान के खेत में उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति को यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, अकबर ने शेरशाही तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। शेरशाही मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा आपका बी, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही हैं, परंतु इसके कारण सही नहीं है। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 31 को डिस्कस करने वाले हैं। निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों में सही उत्तर का चुनिए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए, यानी कि 2, 1, 3, 4, यानी सबसे पहले युद्ध हुआ था आपका बिलग्राम का युद्ध, उसके बाद सरनाल का युद्ध, उसके बाद धर्मत का युद्ध, उसके बाद जजाऊ का युद्ध।
ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिलग्राम का युद्ध आपका शेर शाह सूरी, ठीक है, और हुमायूं के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1540 में। सरनाल का युद्ध आपका 1572 ईस्वी में अकबर इब्राहिम मिर्जा के साथ हुआ था। धर्मत का युद्ध आपका 1658 ईस्वी में औरंगजेब और दारा सिकों के बीच हुआ था। जजाऊ का युद्ध 1707 में बहादुर शाह प्रथम एवं मोहम्मद आजम के साथ हुआ था। हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, हठ योग जो था वो नामपंथियों द्वारा अपनाया जाता था। हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है? ठीक है, एकता व्यवस्था की जो व्यवस्था नहीं है वो है एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी, ये यहाँ पे गलत है। बाकी एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था है थी। सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, ये सभी यहाँ पे सही हो जाएंगे, जबकि आपका सी नंबर गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, यहाँ पे पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं, सुमेलित नहीं है ये बताना है। देखिए, तबकात नासरी जो है मिनहाज उस सिराज जसमजानी का है। तारीख फिरोज शाही जो है वो शम्स सिराज आसिफ का है, तुगलकनामा जो है ये अमीर खुसरो का लेख की पुस्तक है, ना कि इब्न बतूता की, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी। देखिए, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? इस तरह के क्वेश्चन भी पूछता है जो डायरेक्ट फैक्चुअल है, ठीक है, तो ये आपका 1872 में भाई केशव चंद्र सेन के प्रयासों से। सूची 1 से 2 को मिलाना है, ठीक है, यहाँ पे आंदोलन और उनके वर्षों को दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। जिसमें पावना विद्रोह जो हुआ था आपका ये 1873 से 85 के बीच हुआ था। एका विद्रोह की यदि बात की जाए तो ये आपका 1922 में हुआ था। संथाल विद्रोह की यदि बात की जाए तो ये आपका 1855 से 56 के बीच हुआ था। ताना भगत जो हुआ था 1914 में हुआ था। आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो दाम जो है ये ताम्र की एक मुद्रा थी। देसाई राजस्व अधिकारी होते थे, दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख। जरीब जो है एक प्रकार का कर नहीं था, यहाँ पे आंसर डी सही हो जाएगा। जरीब एक भू विमापन हेतु प्रयुक्त होती थी। क्वेश्चन नंबर 38, देखिए यहाँ पे आपका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, जिसमें मुल्ला दाऊद जो थे वो चंदायन से संबंधित हैं। दामोदर कवि जो हैं पद्मावत कथा से संबंधित हैं। सोमनाथ जो हैं ये संबंधित हैं राग बोध से। अमीर खुसरो आशिका से संबंधित है। आंसर हो जाएगा आपका बी। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पुत्र तानसेन को संरक्षण दिया था? तो ये थे भाटा का राजा रामचंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 40, देखिए यहाँ पे राजवंश और उनकी राजधानियाँ दी हुई हैं। पल्लव राजा जो थे उनकी राजधानी क्या थी? तो पहले बता दें, आंसर आ जाएगा आपका बी सही। पल्लव राजा जो थे उसकी राजधानी थी कांचीपुरम। पांडे जो थे उनकी राजधानी थी मदुरै। यादव जो थे उनकी राजधानी थी देवगिरी। काकती की राजधानी थी वारंगल। आंसर हो जाएगा आपका बी। निम्नलिखित स्मारकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है, तो आंसर सबसे पहले देख लीजिए आप, इसका बी हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले आ जाएंगी आपकी अटाला मस्जिद जो जौनपुर में है। फिर उसके बाद आ जाएगा शेर शाह सूरी का मकबरा जो सासाराम में है। फिर उसके बाद आ जाएगा हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में है। उसके बाद राबिया दुरानी का मकबरा जो औरंगाबाद में स्थित है। आंसर हो जाएगा बी।
मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? देखिए, जो मनसबदारी व्यवस्था थी वो राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। ठीक है, मनसबदारी का पद जो था वो पैतृक था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका सही हो रहा है ए नंबर। ठीक है, तो ए नंबर में केवल एक सही है। ठीक है, ये राज्य के मनसबदारी जो पद था वो पैतृक नहीं था, जबकि जो था ये कुलीन वर्ग के लिए था। क्वेश्चन नंबर 43 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, जो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी। इलाहाबाद की जो संधि हुई थी वो 1765 में हुई थी। जो मैंगलोर की संधि हुई थी वो हुई थी 1784 में। सालवाई की संधि हुई थी 1782 में। मद्रास की संधि हुई थी 1769 में। ठीक है, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा मार्कंडेश्वर मंदिर। इसे विदर्भ के खजुराहो के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो आंसर है इसका डी, यानी सांप्रदायिक निर्णय जो होता है वो 1932 में हुआ था, ना कि 33 में। जबकि भारतीय जल सेना अधिनियम जो हुआ था वो 1927 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। द्वितीय गोलमेज अधिवेशन 1931 में। निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका सही होगा ए नंबर, जिसमें फिरोज शाह मेहता की पहले सबसे मृत्यु हुई। उसके बाद जलियांवाला हत्याकांड हुआ। उसके बाद साइमन आयोग की नियुक्ति हुई। उसके बाद महात्मा गांधी की दांडी यात्रा स्टार्ट हुई। यहाँ पे डेट वाइज दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, तो ये कहाँ चलाया गया था? ठीक है, तो ये लाल किला दिल्ली में चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 48, देखिए, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान था तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दोनों सही सुमेलित है पर व्याख्या सही सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग जो है वो विक्रम संवत पर आधारित था। राष्ट्रीय पंचांग को जनवरी 26, 1950 में अपनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला और दूसरा दोनों गलत है। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय जो पंचांग है वो विक्रम नहीं बल्कि शक संवत पर आधारित है और जिसका पहला महीना चैत्र होता है। ठीक है, तो इसका जो सामान्य वर्ष है ये 365 दिन का होता है। राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया है। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी ने किया। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर हो जाएगा आपका सी, जिसमें सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद गांधी इरविन समझौता, उसके बाद हुआ था आपका पूना पैक्ट, फिर आया था क्रिप्स मिशन। आंसर हो जाएगा आपका सी। असैनिक प्रशासन 1905 में संदर्भ में कौन सा कथन सही है?
ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमा को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। तो ये यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें पहला और दूसरा दोनों सही है। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था? तो ये C राजगोपालाचारी ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 54, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? तो ये है बिपिन चंद्र। आंसर हो जाएगा डी। निम्न घटना को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। सबसे पहले महाराजा जो थे हरि सिंह, इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। उसके बाद भारत का संविधान लागू हुआ। ठीक है, थर्ड नंबर पे जम्मू कश्मीर की प्रभुत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया। उसके बाद जम्मू कश्मीर राज्य का एक नया संविधान लागू हुआ। भारतीय राज्य व्यवस्था को देख लेते हैं। यहाँ पे किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया? आंसर हो जाएगा सी, यानी 1976 में। नीचे दो कथन दिए गए हैं, चलिए इनको पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग को शब्द को परिभाषित नहीं करता है। संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी ए दोनों सही है, व्याख्या सही नहीं है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, जिसमें केवल एक सही है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची में आता है, जनगणना आपकी संघ सूची में आती है। राज्यसभा में सीटों का जो बंटवारा होता है वो चौथी सूची के अंतर्गत आता है, द्वितीय सूची के अंतर नहीं आता है। दल बदल विरोधी जो है 10वीं सूची के अंतर्गत आता है, इसलिए आंसर आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो आपके 29 विषय हैं। आंसर सी हो जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO के संबंध में निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन सा कथन सही है? यह 1977 में अस्तित्व में आया। इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है। आंसर हो जाएगा सी, यानी केवल एक सही है। ये 1977 में अस्तित्व में आया, ये सही है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो आंसर हो जाएगा त्रिपुरा में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड, ये यहाँ पे संबंधित नहीं है। जबकि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है टू हैव द बॉडी ऑफ परमादेश वी कमांड, अधिकार परीक्षा बाई व्हाट अथॉरिटी, ये सभी यहाँ पे सही सुमेलित हैं। इसका आंसर हो जाएगा प्रतिषेध का। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे टू बी सर्टिफाइड का मतलब हो जाएगा उत्प्रेक्षा। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया था? तो ये आपका 110 में। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान किए गए हैं? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि केवल राज्य के नीति निषेध तत्वों में, केवल मूल कर्तव्य, यानी कि आंसर हो जाएगा सी, दोनों में है। ठीक है, पंचायतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो यहाँ पे 50% सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। ग्राम सभा के निकाय हैं, ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होंगे
मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगा। यदि बात की जाए कौन सा यहाँ पे सही है तो आंसर हो जाएगा सी। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी केवल 3 यहाँ पे सही है। मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये आपका आरटीआई अधिनियम से संबंधित है, यानी बी आंसर सही होगा। किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? तो ये कहा था केसी बियर ने। आंसर हो जाएगा डी। नीचे 2 कथन दिए गए जिसमें कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया हुआ है। केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारता है। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। आंसर हो जाएगा आपका ए आर दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी सही है। आंसर हो जाएगा ए। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? तो आंसर हो जाएगा आपका डी, अनुच्छेद 43A में। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या था? ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये है लागू नहीं किया जा सकता है। आंसर बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सही है? ठीक है, तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार 162 में दिया गया है, यहाँ पे सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था को यहाँ पे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? ठीक है, तो नीति आयोग। आंसर सी। लघु उद्योगों के लिए बनी निम्न समितियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित किए तथा नीचे दिए गए कोटों में इसका उत्तर सही उत्तर चुनिए। आंसर हो जाएगा सी, यानी सबसे पहले आपका कार्य समिति बनी, उसके बाद अरविंद भूषण समिति, उसके बाद नायक समिति और 3rd नंबर पे SS कोहली समिति। आंसर हो जाएगा सी। देखिए यहाँ पे भी कार्यक्रम और प्रारंभ वर्ष लिखे हुए हैं। देखिए, अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976 में, समन्वित बाल विकास योजना 1975 में, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983 में, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में बने थे। आंसर हो जाएगा आपका सी। यहाँ पे आप देख लीजिए, कूट वाले प्रश्न है। हाल के वर्षों में भारत में महिलाओं की श्रम की भागीदारी की दर में तेजी से गिरावट आई है। पारिवारिक आय में सुधार एवं शिक्षा में वृद्धि के कारण इस श्रम की भागीदारी दर में गिरावट आई है। आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी ए आर दोनों सही, उसका व्याख्या गलत है। भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है क्योंकि? आंसर हो जाएगा 15 से 59 वर्ष की जो जनसंख्या है वो सापेक्षता अधिक है, इसलिए। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य यानी SDG भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और उनके स्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा? तो ये है SDG 6। क्वेश्चन नंबर 18, समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था क्लब ऑफ रोम के द्वारा। आंसर ए हो जाएगा। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों को संख्या को कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है समान स्थिति बेरोजगारी। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में यहाँ पे कौन सा सही है? कंपनी एक्ट 2014 ने CSR को अनिवार्य बना दिया। इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपने वार्षिक शुद्ध लाभ का 1% CSR गतिविधियों में व्यय करना होगा। आंसर हो जाएगा डी, ना ही एक सही है ना ही दूसरा सही है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये आपका मोरिस के द्वारा विकसित किया गया है। आंसर हो जाएगा ए। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, चलिए इनको देख लेते हैं। भारतीय विकास सूचकांक SDI एवं सतत विकास लक्ष्यों SDG पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में
धनात्मक संबंध है। एसडीजी लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ अंतर संबंधित है। आंसर हो जाएगा ए, यानी ए और दोनों सही है। इसकी व्याख्या भी सही है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है। ठीक है, तो क्या सम्मिलित होता है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, यानी 1, 2, 3 तीनों सही हैं। आंसर हो जाएगा डी। देखिए, नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS के अंतर्गत कितने दिनों के जन्म के भीतर जन्म और मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन करवाना कानूनी रूप से अनिवार्य हो गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 21 दिन, यानी बी। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 सम्मिलित नहीं करता है। ठीक है, तो ये HIV परीक्षण को सम्मिलित नहीं करता है। पर्यावरण कोऑर्डिनेट्स वक्र को पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति GDP के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कोऑर्डिनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है, तो ये होता है ए, यानी कि उल्टा यू आकार का। ठीक है, नीचे दिए गए कथन को, जिसमें ए को कारण ए, कथन को दूसरे को कारण आर कहा गया है। देखिए, सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। सतत विकास के अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतों को पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। तो यहाँ पे ए आर दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। ठीक है, आंसर ए सही हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है? ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी पहल। आंसर बी हो जाएगा। हालांकि करंट अफेयर है, पर देख लेते हैं इसको। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से यहाँ से कौन सा कथन सही है? ठीक है, आंसर क्वेश्चन है आपका 91। ठीक है, तो यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही हैं, जिसमें यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगी। ठीक है, महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देना। 18 वर्ष आयु से अधिक सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी। यहाँ पे तीनों सही हो जाएंगे। भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो आंसर हो जाएगा लगान का विनियमन, अवधि की सुरक्षा, पट्टेदार पर स्वामित्व की घोषणा। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1, 2, 3 सही है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना, सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण करना, संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्र की विकास सुनिश्चित करना, समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। आंसर हो जाएगा आपका सी, जिसमें 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा के नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे हम जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण के प्रश्नों को भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से संबंधित नहीं है। बाकी सभी सही सुमेलित हैं, जिसमें कार्टेजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से संबंधित, स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषण से, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण की ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो ये घटती है। आंसर बी हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र क्या है? तो पश्चिमी घाट। आंसर सी हो जाएगा। भारत द्वारा भूमि तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। इकोसिस्टम के संबंध में निम्न कथनों पर कौन सा सत्य है? तो ये उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। आंसर सी।
मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? आंसर हो जाएगा ए लाइकेंस। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभिक कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम ऐसे यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, फिर आएगा 4 नंबर प्रोजेक्ट हाथी 1992 में, फिर जैव विविधता अधिनियम 2002 में। आंसर हो जाएगा बी। भारत एवं विश्व का भूगोल। निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? ठीक है, तो ये वापसी की शक्ति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 104, उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें ए आर दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी सही है। सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए, मकड़ी जो है ये भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र है। फिम्बस क्या है? दक्षिण अफ्रीका। चैफरेल जो है आपका कैलिफोर्निया संबंधित है। मेटोरेल क्या है? चिली। ये क्षेत्र है वनस्पति प्रकार। ठीक है, देश और उनकी राजधानी। आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, जिसमें उज्बेकिस्तान की राजधानी आपकी ताशकंद हो जाएगी, ताजिकिस्तान की आपकी राजधानी दुशान्बे, किर्गिस्तान की बिश्केक और तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद। ठीक है, अशगाबाद। क्वेश्चन नंबर 107, प्राकृतिक वनस्पति और उसके क्षेत्र। ठीक है, देखिए अधिजीवी जो वनस्पति है उसका हो जाएगा भूमध्य रेखी। बबूल आपका थर्ड नंबर यानी सहारा में उगेगा। बायोबाब जो है आपका सवाना में। देवदार आपके भूमध्य सागरी में आ जाएगा। देखिए पिग्मी जनजाति जो है आपकी कांगो बेसिन में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, जनजाति और उसके स्थान। पिग्मी जनजाति आपकी कांगो बेसिन में आ जाएगी, अंगामी नागालैंड में आ जाएगी, एनु जापान में आ जाएगी, जबकि जो किर्गिज है ये सूडान में नहीं आएगी। ये आपकी मध्य एशिया से संबंधित है। आंसर हो जाएगा डी। देखिए हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है। हिंद महासागर से निकटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ए आर दोनों से इसकी व्याख्या गलत है। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन सा क्रम सही है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आप सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर, यानी कि बी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है। आंसर हो जाएगा ए आर दोनों से, इसकी व्याख्या भी सही है, यानी कि आंसर ए हो जाएगा। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। तो ये है सरोवरी मैदान का आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह से प्रसिद्ध है? तो ये आपकी है दामोदर। आंसर बी। निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में किसे बड़े शिकारों का भूमि के नाम से जाना जाता है? तो ये है आपका उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश, यानी आंसर हो जाएगा डी। हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन सा सही है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका भूमध्य रेखा में ध्रुव की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है, यही सही नहीं है, बाकी सभी सही है।
सुएज नहर के क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाली जो झीलें हैं उनको क्रम में देख लीजिए। उसमें आएगा आपका डी नंबर आंसर, जिसमें लेक मंजुला लेक, ठीक है, टिमसा, ग्रेट बिटर लेक, लिटिल बिटर लेक। देखिए टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है, ठीक है, तो ये आपका उत्तर अटलांटिक कटक का है। आंसर ए सही हो जाएगा। सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विभिन्न नाम और देशों से संबंधित है। देखिए विली विलिस तो आपका ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, हैरिकेन्स आपका यूएसए से संबंधित है। आंसर हो जाएगा डी, जिसमें विली विली आपका ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, हैरिकेन्स आपका यूएसए से संबंधित है, और बैगू आपका संबंधित है फिलीपींस से, टाइफून आपका जापान से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरिया पारी रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका सोची यानी सी सही संबंधित नहीं है, बाकी सभी संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, पवन है और उसका देश है, ठीक है, तो सांता आना जो है वो कैलिफोर्निया संबंधित है, हैबूब सूडान से संबंधित है, यामू जो है आपका जापान से संबंधित है, मिस्टल जो है ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित नहीं है बल्कि ये स्पेन और फ्रांस की एक ठंडी हवा है। आंसर हो जाएगा डी। सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए, ठीक है, कोयला क्षेत्र और उसकी अवस्थिति। आंसर हो जाएगा आपका ए, जिसमें तालचेर जो है आपका महानदी घाटी, कर्णपुरा जो है दामोदर घाटी, सिंगरौली आपका हो जाएगा सोन घाटी में, और जो सिंगरेनी हो जाएगा वो गोदावरी घाटी में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है, ठीक है, तो सभी तो यहाँ पे हैं, गुरला मंदाता नहीं है भारत में। आंसर हो जाएगा ए और बी। देखिए गुरला मंदाता और नामचा बरवा दोनों चोटी भारत में अवस्थित नहीं है। गुरला मंदाता जो है पर्वत शिखर भारत में नहीं बल्कि पश्चिम तिब्बत में है। इसी प्रकार नामचा बरवा जो है वो उत्तर चोटी अरुणाचल प्रदेश में सीमा के निकट दक्षिण पूर्वी तिब्बत में अवस्थित है। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में निम्नलिखित विक्षोभों में जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है, तो इसका कारण है पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? ये है आपकी लूनी नदी। आंसर हो जाएगा बी। मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? तो ये है आपका बंगाल डेल्टा, यानी आंसर हो जाएगा सी। नीचे 2 कथन दिए गए, चलिए इनको देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादक महाराष्ट्र में अधिक है परंतु उत्पादकता कम है। महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित है। आंसर हो जाएगा आपका बी, जिसमें ए आर दोनों सही है परंतु इसकी व्याख्या गलत है। क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है? ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा सिक्किम, भारत का। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भी लेटेस्ट का करंट अफेयर चल रहा है तो उसको इम्पोर्टेंट है देखना। यहाँ पे सब कुछ जो है वो करंट अफेयर से संबंधित ही है, तो हमारा जो करंट अफेयर लेटेस्ट वाला है उसको इम्पोर्टेंट हो गया देखना। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, कुछ चीज़ें ही हैं यहाँ पे, इनको हम देख सकते हैं। देखिए 100% ऊर्जा सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केंद्र शासित दीव। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो आपका वीडियो यहाँ से ख़त्म होता है।
चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।